हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो भाई आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैसे तो भाई देखो, हर दिन वैलेंटाइन डे होना चाहिए। अब इस बात पे भी भाई दो तर्क हो जाते हैं। वैसे भाई ऑटोमोटिव 17 पे इस बात के ऊपर कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी जस्ट ना अभी एक मेरे माइंड में आया कि यार वैलेंटाइन डे सिर्फ 14 फेब को ही क्यों मनाया जाता है? हम हर दिन क्यों नहीं मना सकते? हम सबके साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों ईर्ष्या द्वेष रखते हैं किसी के प्रति? अगर कोई आपके प्रति रख रहा है, या बहुत से लोग हैं जो मेरे प्रति भी रखते होंगे, ऐसी बात नहीं है। हर कोई आदमी हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, हर किसी के लिए बुरा नहीं होता। तो बस एक सिंपल सी बात है, प्यार लेते चलो, प्यार देते चलो, बस। इसीलिए मैं तो भाई हर दिन बोलता हूँ, हर दिन मनाओ वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन डे खाली यार आपके सिर्फ प्रिय या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या वाइफ या हस्बैंड के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए वैलेंटाइन। आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए, है ना। पर वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो सही वैलेंटाइन है। तो आज शुरुआत में आपको मैंने एक लिटिल सा ज्ञान दिया। अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा हो तो छोड़ देना भाई। बाकी आज की जो वीडियो है वो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जिसने भाई अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस आती हैं, भाई वैसे तो सारी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि नॉलेजेबल रहे, लेकिन क्या होता है कि अपनी जो ऑटोमोटिव 17 फैमिली है, उनको भाई कई बार फैमिली व्लॉग देखना भी पसंद आता है, कई बार ट्रैवलिंग पसंद आती है, कार के रिव्यूज भी देखने अच्छे लगते हैं, ओनरशिप रिव्यूज भी देखने अच्छे लगते हैं। तो अपनी जो ऑटोमोटिव 17 फैमिली ना, वो भाई वो कहते हैं ना विभिन्नता में एकता वाली। जैसे हमारा देश है, भारत देश है जो हमारा, वो विभिन्नता में एकता है ना। तो अपना जो चैनल है, इस पे भाई हर तरह की हमारी फैमिली है, तो इसीलिए भाई सबका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे व्लॉग करता हूं तो उसमें मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूं, जब रिव्यू करता हूं तो उसमें सवालों के जवाब तो नहीं देता हूं, उस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूं, या ट्रैवल करता हूं तो जब बताता हूं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाते, या उस पार्ट को आप नहीं देखते, मैं भी स्किप कर देते होगे। स्किप मत किया करो यार, कंप्लीट देखा करो, तभी वीडियो देखने में मजा आता है। मैं भी किसी भाई का वीडियो देखता हूं तो कंप्लीट देखता हूं, स्किप नहीं करता। पता नहीं लगता किस पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, आपको पकाते नहीं है, फटाफट आज का पहला सवाल लेते हैं। क्या 2000 सीसी से ऊपर की जितनी भी डीजल कार्स हैं, उनके अंदर डीपीएफ का इशू आता है? और स्पेशली फॉर्च्यूनर के लिए पूछा गया है कि फॉर्च्यूनर में इतना डीपीएफ का इशू क्यों आता है। देखो, फॉर्च्यूनर का जो इंजन है वो 2000 नहीं, वो 2800 सीसी इंजन है, बड़ा इंजन है। देन उसका जो कैपेसिटी है डीईएफ स्टोरेज की, वो कम है एज कंपेयर टू अदर कार। अगर हम स्कॉर्पियन से मान के चले, उसमें 20 लीटर आता है भाई, उसमें 10 लीटर आता है। दूसरा जो फॉर्च्यूनर है, उसके अंदर जो डीपीएफ का रीजन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। जितना जल्दी फिर बार बार रीजन होगा, तो उसमें आपका यूरिया भी तो एक्स्ट्रा बर्न होता है, जिसको हम डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि फॉर्च्यूनर के अंदर बहुत ज्यादा डीईएफ लगता है, माइलेज कम आती है, ज्यादा बर्न होता है, तो इसी कारण से वो कम चलता है। अब मोस्टली जितनी भी BS6 फॉर्च्यूनर सबके अंदर भाई, जो उनके ओनर्स हैं, वो 5-5 लीटर की जो कैनी आती है ना टोयोटा से, वो रख के लेके चलते हैं। अब क्या करें, बाहर हम पंप पे जाएंगे तो 10 लीटर 20 लीटर की बाल्टी मिलती है, वो 5 लीटर की कम होती है, तो अपना 5 लीटर का टॉपअप करते हैं, वापस फिर आगे कहीं चल गए, फिर 5 लीटर देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। और डीपीएफ की समस्या क्यों आती है? या तो आपकी गाड़ी सिटी में चलती है, हायर आरपीएम्स पे नहीं चलती, हाईवे पे कम जाती है, 80 की स्पीड क्रॉस कम करती है, तब आपका डीपीएफ चोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपकी गाड़ी हफ्ते में 1 या 2 बार 80 की स्पीड क्रॉस करती है कुछ किलोमीटर तक, 10, 12, 20 किलोमीटर तक, तब आपकी गाड़ी में डीपीएफ चोक का इशू नहीं आएगा। अपनी स्कॉर्पियो में सिर्फ आज तक एक बार आया है। 28,000 अपनी गाड़ी चलने वाली है, तो उन 28,000 किलोमीटर में अपनी गाड़ी में सिर्फ एक बार रीजन हुआ है। तो उस हिसाब से आप देख लो। और मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक में भी थोड़ा रहता है, ये ऑटोमेटिक में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल, क्योंकि मैनुअल में है हायर आरपीएम पे जाए कई बार गियर चेंज करते हैं ना, तो उससे चौक नहीं होता। अब होता क्या है इसके अंदर, जो हमारा एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर जो यूरिया जाता है, जो हार्मफुल गैसेज होती है, उनको बर्न करता है। और अगर हम हायर आरपीएम्स पे नहीं करेंगे तो वो अंदर बर्न हो जाता है ना, चौक हो जाता है। वहां पे हम एक्सेलेरेट तेज से करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, चौक नहीं होगा। तो ये चीज है, तो इसीलिए भाई डीपीएफ चौक होता है, और इसलिए आपका डीईएफ ज्यादा लगता है। अगले सवाल पे आते हैं। Z4 के 4x4 में और Z8 Z8L के 4x4 में क्या डिफरेंस है? यहां मैं स्कॉर्पियो N की बात कर रहा हूं। तो जो स्कॉर्पियो N के Z4 वेरिएंट में 4x4 आता है, जो मेरी Z4 है, उसके में और भाई जो Z8 Z8L में डिफरेंस ये है कि एक तो इसके अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता है, जो सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूं। अगर आप
ऑफ रोडिंग ज्यादा करते हैं। तो हाई में गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, सबसे मेन डिफरेंस यही है, और लिमिटेशन भी यही है इसकी। एक भाई ने जो पूछा है कि भाई लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यही है। अब मैं कई बार सोचा है, मैंने कई बार माइंड भी बनाया कि यार मैं करवाता हूँ इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक लगवाता हूँ मैनुअली मैकेनिकली, जैसे पहले थार में होता था, पर कई बार होता है ना प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है, नहीं लगवा पाते। तो जैसे अगर मैं जब भी लगवाऊंगा तो आपको पूरा इसका प्रोसीजर मैं जरूर दिखाऊंगा। और अभी मैं इससे कोई हार्ड ऑफ रोडिंग कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे भी अपनी रिक्वायरमेंट लग भी नहीं रही, क्योंकि 4x4 हाई में तो ये बढ़िया अच्छा परफॉर्म करती है, कहीं से भी मैं इसको निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती अपने को। अगर आप एक्सट्रीम थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं तो भाई फिर आप Z8 या Z8L लेना, Z4 मत लेना 4x4। ये सिंपल 4x4 है, सिर्फ आपको हाई लो मिलता है, डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता है। स्कॉर्पियन से पहले एक गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी गाड़ी थी भाई महिंद्रा में, लेकिन उस गाड़ी को उतना प्यार नहीं मिला। शायद स्कॉर्पियो एन को भी उतना प्यार नहीं मिलता। अगर इस गाड़ी का नाम स्कॉर्पियो एन नहीं होता, तो कुछ और नाम रखती महिंद्रा इसका, तो शायद ये गाड़ी आज इतनी कामयाब नहीं होती। एक ऐसी ही गाड़ी थी, का नाम था एल्टुरास G4। बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी थी, कुछ लिमिटेशंस उसके अंदर भी थी, जैसे स्टपनी नहीं मिलती थी उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो भाई क्या अल्टुरास G4 अभी भी मिल सकती है? हाँ भाई बिल्कुल मिल सकती है अल्टुरास G4 आपको, पर प्री ओन्ड में नहीं मिलेगी। अक्टूबर 2022 के बाद इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया था महिंद्रा ने फिर इसको नहीं बनाया था। जो CKD यूनिट्स आती थी यहाँ के, जब असेंबल करते थे, वो बंद कर दिया था। बस अब इतना स्टॉक रख रखा है आने वाले 10-12 साल के लिए, कि जितनी अल्ट्रास G4 बिकी हुई हैं उनका स्पेयर पार्ट्स कंप्लीट किया जाएगा। 100 करोड़ इन्वेस्ट किया था महिंद्रा ने इसमें, उसके स्पेयर पार्ट्स में। आप सर्विस वगैरह कराते हो, आपकी रिपेयर होती है, एक्सीडेंटल रिपेयर होता है, तो वो सारा हो जाएगा महिंद्रा के ऑथराइज वर्कशॉप में, लेकिन नहीं मिलेगी आपको। क्या हम DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, यूरिया या एडब्लू बाहर से डलवा सकते हैं? भाई डलवा सकते हो। कंपनीज तो बोलती हैं उनको अपना बेचना है भाई, उनका थोड़ा सा रेट भी हाई होता है एज कंपेयर टू जो हमारे को पेट्रोल पंप्स पे मिलता है, लेकिन यूरिया तो वहीं बन रहा है ना भाई। ऐसा है, अगर आपकी गाड़ी में DF कम हो जाता है, इमरजेंसी है, तो आप 5 लीटर 10 लीटर जो आपको डलवाना आप डलवा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कंपनी ऐसे आपको अवॉइड नहीं करती। इमरजेंसी आ गई भाई, नहीं आपकी वर्कशॉप रात को 11 बजे खुली थी, मैं कहाँ से लाऊंगा DF, ठीक है, तो आप अपना डलवा सकते हो। स्कॉर्पियो एन या क्लासिक, अब भाई दोनों ही गाड़ी अच्छी हैं, लेकिन आज की डेट में अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, सेफ्टी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, ड्राइविंग वाइज, कंफर्ट वाइज एन ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू क्लासिक। क्लासिक वाले ऑफेंड मत होना भाई, टोरा चाहिए क्लासिक ले लो, कंफर्ट चाहिए फैमिली के लिए ले रहे हो स्कॉर्पियो एन ले लो। जैसे रिसेंटली मैंने अपनी का टायर के ऊपर वीडियो डाला था, बताया था कैसे आपके साथ ठगी हो रही है, धोखा कर रही है कंपनी। तो उसमें भाई ने पूछा था कि विक्रम भाई मैं अपनी गाड़ी में टायर साइज कौन सा डालूं? देखो डिफरेंट कार्स हैं, हैचबैक्स हैं, सेडान्स हैं, क्रॉसओवर्स हैं, आपकी कॉम्पैक्ट SUVs है, सब में एक अलग टायर प्रोफाइल आती है। कई बार जरूरी नहीं है कि आपको एक अप साइज ही करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी थोड़ा सा अंडर साइज देती है। जैसे जिमनी में बहुत तगड़ा अंडर साइज दे रखा है, तो इसमें हमारे को 2 साइज अप करना पड़ता है। 195 आता है तो 205 छोड़ के सीधा 215 डालना पड़ता है। लेकिन कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें सेम चल जाता है या एक साइज अप चल सकता है। अब आपको साइज अप कैसे करना है? एक भाई को डालने हैं अपनी स्कोडा स्लाविया 1.5 के अंदर टायर। अब उसके अंदर जो टायर प्रोफाइल आती है वो आती है 205 55 R16, 205 55 R16। तो आप इसके अंदर 215 55 R16 डाल सकते हो। एक साइज आप अप कर सकते हो, उससे ना तो पिकअप पे फर्क पड़ेगा, ना माइलेज पे, ना परफॉर्मेंस पे। हाँ, स्टेबिलिटी जरूर आपकी गाड़ी की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपका टायर है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, हल्की सी उसकी साइड वॉल बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे विक्रम भाई साइड वॉल तो 55 उसमें थी 55 पे, लेकिन इसका जो 55 है वो अब 215 का 55% हो गया ना, इसीलिए साइड वॉल बढ़ जाएगी। ये ऐसे एक सवाल है कि विक्रम भाई मेरे को अपने फ्रॉन्क्स में डालना है। अब भाई फ्रॉन्क्स के अंदर आता है 195 60 R16, मतलब 195 60 R16। अब देखो वो सेडान थी, उसमें साइड वॉल 55 थी, क्यों? क्योंकि उसकी जगह कम है वहां पे, और उसका सस्पेंशन उसी हिसाब से कि ये टायर आपको इतना मिनिमम रखना है। जितना कंपनीज आपको टायर साइज देती हैं, उस टायर साइज से साइड वॉल कम नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि वो जो टायर डला है उसके अंदर, उससे बड़ा तो आप दे सकते हो उसके अंदर साइड वॉल, उसकी बढ़ा सकते, कंफर्ट बढ़ा सकते हो, लेकिन घटाओ मत। घटाओगे तो आपके सस्पेंशन पे भी फर्क पड़ेगा, आपकी गाड़ी की राइड क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा, बहुत चीज़ों पे। अब सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है मेरी स्कॉर्पियन पे। स्कॉर्पियन की साइड प्रोफाइल आती है 60, मैंने कर रखी है 45, लेकिन 275 का 45% है। दूसरा, स्कॉर्पियन का जो सस्पेंशन है वो पेंटालिन सस्पेंशन, इतना जबरदस्त सस्पेंशन है, हालांकि इतने बड़े खड्डों में तो ब्रेक आपको लेने ही पड़ेगा अगर आप इस साइज पे जाते हो तो,
लेकिन नॉर्मल हाईवेज पे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ 22 इंच 24 इंच डालोगे तो टोटली रॉन्ग है, इतना मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। तो फ्रॉन्क्स में आप डाल सकते हो 205 60 R 16 एक साइज करना है, या 215 60 R 16। फ्रॉन्क्स के फेंडर लाइनिंग में बहुत अच्छी जगह है, तो आप डाल सकते हो। एक साइज अप करना है, 17 इंच डालना है, तो टायर प्रोफाइल उतनी ही फिर आपको कम करनी पड़ेगी। तो वो आप देख लेना कि आपकी लुक 17 में आपको अच्छी लगती है या 16 में अच्छी लुक आ रही है। 16 में आपका ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी, 205 में 215 में, और आपका कंफर्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नंबर और इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल है भाई, डिफरेंट सवाल है। उनके लिए तो भाई मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो ही अलग से रखना पड़ेगा नंबर्स का, क्योंकि नंबर्स के बारे में अब ना काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी नॉर्म्स भी चेंज हुए हैं, काफ़ी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, और जो इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर भी हम अलग से ही वीडियो रखेंगे। इसके अंदर क्लब करूँगा तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और मैं उतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। तो इन नंबर और इंश्योरेंस को हम अलग वीडियो में रखेंगे, वो जल्द ही आपके लिए वीडियो हम लेके आएंगे। क्या रीजन पेट्रोल की गाड़ी में ही होता है? नहीं भाई, पेट्रोल की कार्स में आपका DEF नहीं डलता है, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं होता है DPF का, रीजन का। वो सिर्फ आपका डीजल कार्स में होता है। आज की डेट में चाहे आपकी 1500 सीसी की डीजल कार है, 2000 सीसी की है, या कितने भी सीसी की, इस डीजल कार्स के अंदर BS6 फेज 2 जो नॉर्म्स लगे थे, उसके बाद आपको DPF भाई मस्ट कर दिया था। डीजल पर्टिकुलर फिल्टर आएगा ही आएगा, और उसको क्लियर रखने के लिए DF उसमें डलेगा ही डलेगा। जो देख रहे होगे आप, नई बोलेरो आ रही है, नई क्रेटा आ रही है, सेल्टोस आ रही है, इन सब के अंदर अब आपको डीजल वेरिएंट्स में DEF मिलता है। स्कॉर्पियन से रिलेटेड भाई कई सवाल पूछ रखे। एक भाई ने, क्या विक्रम भाई आपने जो नए अलॉयज डलवाए हैं उस पर कोटिंग कराई है? नहीं भाई, अभी कोटिंग नहीं कराई है। क्या आपने रियर रिफ्लेक्टर्स लगवा ली है? नहीं भाई, नहीं लगवाए हैं। आपने पीछे की बैजिंग अभी तक क्यों नहीं लगवाई है? भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे प्लेन पसंद है। जिमनी पे देखूंगा कि जब हम इस पे करेंगे कलाकारी, उस टाइम पे हम रखेंगे बैजिंग या नहीं रखेंगे, उसको प्लेन रखेंगे नहीं रखेंगे, एंड स्टिकरिंग रखेंगे नहीं, मतलब ये सारा चीज़ तो आपको जिमनी के टाइम पे पता लगेगा। बाकी भाई को अपनी गाड़ी बहुत अच्छी लगी, 2-4 चीज़ें पूछी तो भाई मैंने आपको बता दी। तो एक लास्ट सवाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, 10 लाख के अंदर बेस्ट कार कौन सी है आज की डेट में? देखो, अगर आपको लेनी है एक हैचबैक और थोड़ी सी मतलब SUV वाली फील जो आपको चाहिए, तो सबसे बेस्ट है आप चले जाइए मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के ऊपर। डेल्टा प्लस इसका वेरिएंट लीजिए, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसका। अगर आपको चाहिए सेडान, ऑटोमेटिक भी मिलेगा, पेट्रोल बढ़िया भी मिलेगा, CVT भी मिलेगा। होंडा अमेज मोस्ट अंडररेटेड कार है ये, लेकिन गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है। हुंडई में जाना है तो हुंडई में एक्स्ट्रा है, बहुत अच्छी गाड़ी है। काफी लोग कहेंगे विक्रम भाई आपने टाटा का नाम नहीं लिया, तो टाटा की गाड़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन AMT में इतना नहीं। हालांकि टियागो का जो मैंने अभी रिव्यू किया था उसके अंदर टाटा ने भाई थोड़ा सा अपने AMT में सुधार किया है। इतना जर्की पहले था उतना अब नहीं है। देखते हैं आने वाले टाइम्स पे टाटा और कितना अपग्रेड करेगा अपने ट्रांसमिशन को। DCA जो उन्होंने बनाया है वो उतना पैपी नहीं है जितना होना चाहिए। मैंने चलाया है उस गियर बॉक्स को, मतलब वो फील नहीं आती वैसी, मतलब स्लो सा लगता है, लैगी सा लगता है। जर्क वर्क कुछ नहीं है, DCA तो जर्क तो होगा नहीं, पर उतना पंची नहीं है जितना वो होना चाहिए एज कंपेयर टू DCT। सबसे बड़ा ट्रांसमिशन तो भाई टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है, उसका तो मुकाबला नहीं है। मोस्ट रिलायबल ट्रांसमिशन है टॉर्क कन्वर्टर। और एक भाई कह रहे हैं कि विक्रम भाई कहाँ जा रहे हो, कॉमर्शियल गाड़ियों के भी रिव्यू करने लगे हो? भाई मुझे अच्छा लगता है यार, आपको नहीं अच्छा लगता क्या? हाँ, जैसे मैंने विंगर का किया, टाटा एस का किया। टाटा एस का तो मैंने बहुत बार किया है, EV में भी मैंने कर लिया, टाटा फ्यूल में भी मैंने उसको किया है। अच्छी चीज़ें है यार। बल्कि एक गाड़ी का तो मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, टाटा योद्धा। भाई ने बहुत बार बोल दिया विक्रम भाई टाटा योद्धा का आप रिव्यू नहीं लेके आए हो, तो भाई जल्दी उसका भी लाएंगे। अगर आप कहोगे ट्रक्स का रिव्यू लाना तो भाई ट्रक्स का रिव्यू भी लेके आएंगे। प्लस अपने भाई के पास चलेंगे, उनकी ट्रक बॉडी बिल्डिंग की वर्कशॉप है बहुत तगड़े वाली, उनके पास भी एक दिन मिलने चलेंगे। पूरा आपको प्रोसेस दिखाएंगे कैसे एक खाली चेसी को इतना बढ़िया ट्रक में तब्दील किया जाता है। ये थे भाई आज के आपके सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूं आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपकी काफी मदद भी हो गई होगी। मैं ये सोच रहा हूं कि हफ्ते में एक वीडियो सिर्फ आपके Q&A का रखा जाए, तो बताना इसके ऊपर, आप अपनी राय देना क्या ये सही है या नहीं। पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि एक दिन क्विक न्यूज़ का रखा जाए, वीकली न्यूज़ का, और एक दिन रखा जाए आपके Q&A का, क्योंकि कई बार हम रिव्यूज़ करते हैं या व्लॉग करते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं उसमें नहीं ले पाते क्वेश्चन। प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। बाकी कैसा लगा वीडियो आपको, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाई आपका एक वीडियो पे लाइक हमारे को बहुत मोटिवेट करता है यार, है कि हाँ भाई जनता को ये अच्छा लगा, तो और करने का मन करता है। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।